Hello students, in this video we discuss differentiability of complex variable function. This is the important topic because in this module we discuss analytic function and the definition of analytic function depend on differentiability. यानी जो एनालिटिक फंक्शन हम इस पूरे मॉड्यूल नंबर 4 और 5 में डिस्कस करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, वो तभी आपको आएगा जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी यानी उसका डिफरेंशिएशन आपको करना आएगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने इससे पहली दो वीडियो में लिमिट टू वेरिएबल फंक्शन की और कंटिन्यूटी टू वेरिएबल फंक्शन की डिस्कस की, बट चूंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना चाहते हैं और वो एफ फंक्शन की है, तो जब भी मैं एफ फंक्शन की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं दो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व अपने आप ही हो जाते हैं, एक एक्स और एक वाई। यानी जेड चूंकि एक्स प्लस आई वाई होता है तो एफ में भी एक्स और वाई दोनों आएंगे। तो चूंकि दो वेरिएबल की कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली और लिमिट भी हमने पढ़ी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। यानी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। लेट एफ इज ए फंक्शन दिस इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। एफ यू प्लस आई वी का फंक्शन है, जहां पर यू एक्स वाई का फंक्शन होता है और वी एक्स वाई का फंक्शन होता है, क्योंकि दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। अगर हमें मान लीजिए किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जेड नोट, अगर हम किसी एक पॉइंट पर ये इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा, किसी पॉइंट पर अगर मुझे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो मैंने ये पढ़ा था इससे पहले कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन एच। अगर मैं इस डेफिनेशन को ऐसे ना कहूँ तो दूसरे तरीके से कह सकता हूँ, यानी अगर मुझे एक्स नॉट पॉइंट के ऊपर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लिमिट x टेंस टू एक्स नॉट, यानी उसी पॉइंट को मैंने अप्रोच करा दिया है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। दिस इज ऑल्सो द डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। यानी वन वेरिएबल फंक्शन की ये डिफरेंशिएबिलिटी है, बट मेरे पास तो यहाँ टू वेरिएबल हैं, बट मैं अभी मान के चला हूँ कि सिंगल वेरिएबल जेड है। जेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल उसके अंदर हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ अभी कि हम जेड के ऊपर डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर जेड के ऊपर हम डेफिनेशन को देखें तो जो डेफिनेशन बनकर आ रही है, यानी जो एफ डैश जेड नॉट होगा वो इक्वल हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। दिस इज एग्जिस्ट एंड यूनिक। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ये एग्जिस्ट भी करे और यूनिक वैल्यू भी आए। यानी अगर इसकी वैल्यू यूनिक नहीं है, डिफरेंट पाथ पर वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे, यानी कोई रियल नंबर आए और वो यूनिक आए, वो एक से ज्यादा वैल्यू ना आए, यानी डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू जेड नॉट, जैसा ही मैंने देखा कि डेफिनेशन मेरी ये बनी, ये यूनिक होनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट मुझे ज़्यादातर जो डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ करने वाली है वो जनरल डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, लेकिन जो मैं ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मोस्टली जो डेफिनेशन आएगी आपके सामने, वो चूंकि z इक्वल्स टू जेड नॉट की जगह पर z इक्वल्स टू 0 पर आएगी। यानी z इक्वल्स टू 0 पर डेफिनेशन बार बार प्रॉब्लम में लाएगी मुझे, तो z इक्वल्स टू 0 पर ही मैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को एक बार चेक कर लेता हूँ क्या होती है। तो अगर मैं z की जगह 0 यानी जेड नॉट की जगह 0 रख दूँ, क्योंकि z इक्वल्स टू जेड नॉट था और जेड नॉट 0 हो गया है, यानी z इक्वल्स टू 0 पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन बना रहा हूँ। तो z 0 को टेंस करे एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड, यानी अगर एफ जेड को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये एक्स वाई का फंक्शन होगा। क्योंकि ये जेड 0 है, यानी एक्स और वाई जब 0 होगा तभी जेड 0 तक हो सकता है, क्योंकि जेड होता है हमारे पास एक्स प्लस आई वाई। जब एक्स और वाई दोनों ही 0 होंगे तभी जेड 0 हो सकता है, यानी इसका मतलब एक्स और वाई जब अलग अलग 0 हैं तो वो 0 हुआ। इसका मतलब ये हो जाता है कि
कि यहाँ पर एफ ऑफ 0 0 होना चाहिए, और जबकि जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई। ये वही डेफिनेशन तैयार हो गई है जो कि मैं पहले कंटिन्यूटी और लिमिट में पढ़ रहा था, क्योंकि उसमें भी दो वेरिएबल आ गए और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शन ने इनडिटरमिनेट फॉर्म बना दी है। जो मैंने आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझाया, केवल इसी वजह से समझाया कि मुझे यहाँ पे आना है और ये चीज़ें मुझे निकालनी है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था जो इससे पहले मैंने पढ़ाया पहली दो वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे और वो रियल आए। अगर वो रियल आती है और यूनिक हो जाती है, वो वैल्यू एग्जिस्ट करे और यूनिक आए। रियल और इमेजिनरी में तो कैसी भी वैल्यू आ सकती है, तो ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो यानी एग्जिस्ट करे और यूनिक आए। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर, और अगर नहीं होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मैं इसी डेफिनेशन का यूज़ करने वाला हूँ आगे। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, इसी का मैं यूज़ करूँगा। स्टूडेंट्स, जैसा ही बात एनालिटिक फंक्शन की आएगी वहाँ पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल आना है। और अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि फंक्शन का रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट को अलग अलग होना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक होगा वो u और v में है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि एफ जेड फंक्शन u एक्स वाई का फंक्शन होता है, v एक्स वाई का फंक्शन होता है। u इज़ द रियल पार्ट, v इज़ द इमेजनरी पार्ट, यानी u और v उसके अंदर दो अलग अलग रियल और इमेजनरी पार्ट होते हैं एफ जेड के अंदर। जैसे जेड में दो रियल पार्ट और इमेजनरी होते हैं एक्स और वाई, सेम एफ जेड फंक्शन जिसे मैं डब्ल्यू कह रहा हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड होता है और एफ जेड इज यू प्लस आई वी, यानी यू एक्स वाई का फंक्शन होता है, वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। यू इज द रियल पार्ट एंड वी इज द इमेजनरी पार्ट। जैसा कि इनसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बना है, कैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से फंक्शन बना है, कैसी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज में। तो मुझे यहाँ पर सेपरेशन सीखना है कि कैसे कैसे मेरे फंक्शन आएंगे और मैं उनको कैसे सेपरेट कर पाऊंगा। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एफ जेड फंक्शन है। अगर फंक्शन एफ जेड है और वो फंक्शन 1/x प्लस आई वाई की फॉर्म में है, तो ये तो ईजी है, क्योंकि ऐसा तो आपने 11th क्लास में 12th क्लास में भी किया कि अगर मेरे पास 1/z यानी 1/x प्लस आई वाई की फॉर्म में कोई फंक्शन मिल जाता है तो मैं उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसका रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर देता हूँ। यानी मैंने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और उसमें से मैंने u और v को अलग अलग निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेपरेशन मेथड ऑफ द फंक्शन, बट दिस इज फर्स्ट मेथड, ये पहला केस है। केवल इसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इसी वजह से मुझे सारे मेथड्स को डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे कैसे फंक्शन को सेपरेट किया जा सकता है। एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ। मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। ध्यान से देखिएगा, जेड ई टू दी पावर एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। इसे मैं ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर आई वाई लिख सकता हूँ। ई टू दी पावर एक्स को मैंने बाहर रखा और ई टू दी पावर आई वाई हो जाएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, क्योंकि ई टू दी पावर आई थीटा मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ई टू दी पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मैंने इस डेफिनेशन को यहाँ यूज़ किया। यहाँ से ये मेरे पास रियल हो जाएगा और ये इसके साथ जाने के बाद आई का कोफिशिएंट है तो इमेजनरी हो जाएगा। यानी मैंने u और v को अलग अलग फाइंड कर लिया। दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। तो u और v अलग अलग मेरे पास आ जाएंगे। ऐसे मैं u और v को सेपरेट कर सकता हूँ। एक और फंक्शन लिया मैंने, जैसे एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पहले मैंने एक सिंपल पोलिनोमियल की बात की, उसके बाद मैंने एक फंक्शन उठाया जिसमें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब की बार मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले रहा हूँ। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोस हो सकता है, टेन हो सकता है, जो भी इनमें से कोई आ जाएगा सबके लिए यही डेफिनेशन इसी तरीके से लगाई जाएगी। तो जैसे मैंने देखा कि साइन जेड है, जेड को एक्स प्लस आई वाई कहते हैं, मैंने उसकी जगह पे रखा साइन एक्स कोस आई वाई प्लस यानी साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। और ये तीन डेफिनेशन स्टूडेंट्स पहले भी हमने डिस्कस की थी, एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। साइन आई थीटा यानी जब एंगल में इमेजनरी आ जाता है तो फंक्शन हाइपरबोलिक में बदल जाता है। तो ये तीन डेफिनेशन है, इनका मैं बारी बारी से यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने पहली डेफिनेशन में यूज़ किया तो कोस आई वाई हाइपरबोलिक में बदल जाता है, लेकिन साइन आई वाई भी हाइपरबोलिक में बदलता है, लेकिन आई के साथ बदलता है, इमेजनरी वैल्यू के साथ बदलता है। तो यहाँ पर मैंने देखा दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजनरी, तो यू और वी अलग अलग हो जाएंगे। तो साइन कॉस टेन अगर इस टाइप का फंक्शन मेरे पास आ जाता है तो मैं उसको इसी तरीके से अलग अलग कर सकता हूँ, मतलब रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन आया एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड। अगर लॉग जेड आता है तो इसे मैं एक्स प्लस आई वाई लिख सकता हूँ।
मैंने क्या किया, चूँकि मुझे इसका सेपरेशन करना है, लॉग को ओपन करना बहुत मुश्किल काम है, आसानी से नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने उसमें एक डेफिनेशन दी है। मैंने उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ईजिली अलग अलग हो सकता है, लॉग को करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने x की जगह पर r cos थीटा और y की जगह पर r sin थीटा को सब्स्टिट्यूट किया। अगर r स्क्वायर को देखें तो ये हो जाएगा और थीटा ये हो जाएगा, यानी जैसे ही मैंने वैल्यू रखी तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया है। अब cos थीटा प्लस i sin थीटा e टू दी पावर i थीटा होता है, तो मैंने उसे e टू दी पावर i थीटा रखा। लॉग में अगर बेस भी e है और वैल्यू भी e है तो फिर वो 1 हो जाता है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसका मतलब ये i थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी log r प्लस i थीटा। अब log r क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, और थीटा क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यानी मैंने इसमें से इसको अलग अलग किया तो ये मेरे पास u आ गया और ये मेरे पास v आ गया। तो ऐसे मैं इस फंक्शन को सेपरेट कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कशन किया है, ये सभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी इनके पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि इस मॉड्यूल का जो पहला टॉपिक है वो एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन जितनी वीडियोज अभी तक मैंने डाली हैं यूट्यूब पर, लगभग 6 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बेसिक्स की डाल चुका हूं। तो अगर आपको बेसिक्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का अच्छे से सीखना है, समझना है, उसके लॉजिक्स को जानना है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बट जो आपका पहला टॉपिक है वो एनालिटिक फंक्शन है, जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कि नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन क्या है, कैसे उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती हैं, क्या उसमें हमें करना होता है, कैसे फंक्शन को एनालिटिक दिखाया जाता है, क्या एनालिटिक फंक्शन की नेचर कैसी होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।